नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में मतदान के लिए अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। परसों वहां मतदान होने हैं और वहीं नहीं बल्कि 5 राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव हुए थे, माफ़ कीजिएगा, वहां मतदान नहीं होने हैं, वहां मतगणना होनी है। यानी परिणाम अब आने में कुछ ही समय रह गया है। लेकिन इनके बीच में अब मतपेटियों की, ईवीएम मशीनों की रखवाली को लेकर जिस तरीके की गहमा गहमी मची हुई है, उसको देखते हुए लग रहा है कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है। और इधर चुनाव आयोग को एक झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट में भी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने एक अपनी याचिका वहां पर दायर की थी कि क्यों काउंटिंग में भी केवल जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन्हीं को क्यों लगाया जाएगा, राज्य कर्मचारियों से ऐसी क्या नाराजगी है, उन पर ऐसा क्या अविश्वास है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो टिप्पणी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन यह भी बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल में 11 बूथों पर, 2 विधानसभा सीटों के 11 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं और वहां पर मतदान इस समय चल भी रहा है। कई जगह से मतपेटियों के, ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायतें भी आ रही हैं। जिस तरह से शिकायतें मतदान के समय आई थी, उसी पहले और दूसरे चरण में उस तरह से पुनर्मतदान के वक्त भी ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। तो कहां कहां मतदान हो रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे और किस तरीके से ये मतदान चल रहा है, क्यों वहां पर पुनर्मतदान की नौबत आई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो इतने ज़्यादा सवालों के घेरे में इस चुनाव के बाद आ गई है कि अब उसके लिए अपनी निष्पक्षता को साबित करना आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आखिर वहां पर केवल केंद्रीय कर्मचारी क्यों रहेंगे, वहां राज्य कर्मचारी क्यों नहीं रहेंगे। और इसी के लिए ये याचिका दायर की गई थी। वहां पर कोलकाता हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां दोनों ही, राज्य और केंद्र, दोनों कर्मचारी होने चाहिए। कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होता है, न कि वो केंद्र और राज्य में उनको बांटा जाना चाहिए। यही शिकायत तो तृणमूल कांग्रेस की थी अमलेंदु जी, कि आखिर यहाँ सारी चीजें, पूरी व्यवस्था केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भरोसे, उन्हीं पर क्यों भरोसा किया जा रहा है। यही शुरू से ये सवाल था, केवल मतगणना के लिए नहीं बल्कि मतदान कराने के लिए भी, और जो वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स भेजी गई थी उसको लेकर भी यही सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल समीर जी, जो कानून व्यवस्था को लेकर फोर्स भेजी गई थी उसको भी लेकर सवाल उठे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें एक तरीके से कहा जाए तो ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई है और चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका लगा है। अभी तक जो था वो, जो 13 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला था चुनाव आयोग ने, और उसकी जानकारी तृणमूल कांग्रेस को 29 अप्रैल को हुई। और उस सर्कुलर को लेकर तृणमूल कांग्रेस जो थी कोलकाता हाई कोर्ट गई थी, वहाँ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। और उसके बाद जो थी वो पहुँची फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी है, वो चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, और इसलिए दोनों कर्मचारियों में भेद नहीं किया जा सकता। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो इस पर कपिल सिब्बल जो थे उनका तर्क था, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से थे, कि इन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों को लिया ही नहीं है रैंडम तरीके से, तो उनका कर्मचारी है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि चूंकि रिटर्निंग अफसर जो है वो राज्य सरकार का ही अधिकारी है और सर्वाधिकार सुरक्षित एक तरीके से जो कहा जाए वो रिटर्निंग अफसर के पास है, केंद्र सरकार की तरफ से जो कर्मचारी गए हैं वो केवल ऑब्जर्वर हैं, ये एक तरह से कहा गया, निगरानी करेंगे। और जो अधिकार हैं वो राज्य सरकार के अधिकारी के ही पास हैं, जो कि रिटर्निंग अफसर हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, इसको रिकॉर्ड पढ़ लिया और कहा कि इसके बाद अब कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। और ये कहा उनसे, चुनाव आयोग से, कि आप जो अपना 13 अप्रैल का आपका जो आदेश है, आप उसका अक्षरशः पालन करेंगे। मिस्टर सिब्बल की यही मांग है, यानी तृणमूल कांग्रेस की यही मांग है कि आप उसका अक्षरशः पालन करें और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको आप 45 दिन तक सुरक्षित रखें। यानी कि आप बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी जो है मतगणना कराएं और आपका जो 13 अप्रैल का जो सर्कुलर है इसको आप अक्षरशः पालन करेंगे। आपने ये कहा भी है। और कपिल सिब्बल की यही मांग थी कि जो हम तो यही चाहते हैं कि इनका जो सर्कुलर है ये उस पर अमल करें, अपने ही सर्कुलर पर अमल करें और कोई इधर उधर की 420 मतलब एक तरीके से घपला जो है वो नहीं करें। और ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव ने कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि जो राज्य सरकार का अधिकारी है, जो रिटर्निंग अफसर है, उसके पास
सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। बिल्कुल, और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी की जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है वो उसको 40 दिन तक सुरक्षित रखने की बात, हालांकि वो नियमों में ही है, लेकिन नियम चुनाव आयोग जब उसका मन करता है वो सारे नियम बदल देता है। हम लोगों ने हरियाणा में और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान ये सारी चीज़ें देखी, और यहाँ तक कि कोर्ट ने जब कहा आप दिखाइए तो उस समय उसने अपने नियम बदल दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसको 40 दिन तक वो रिकॉर्डिंग रखनी होगी, यानी अब वहाँ पर जब काउंटिंग होगी तो वहाँ राज्य सरकार के अधिकारी जो होंगे वो उसके मतगणना अधिकारी होंगे, उनके साथ असिस्टेंट भी होंगे। हाँ, वहाँ ऑब्जर्वर के तौर पर, निगरानी के तौर पर वहाँ केंद्र सरकार के PSUs के भी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। तो ये बात वहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इसी की मांग वहाँ पर लगातार तृणमूल कांग्रेस के लोग कर रहे थे, विपक्षी दलों के लोग कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि पूरे के पूरे राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर एक संदेह जताया जा रहा था। इससे जो एक पूरा का पूरा एक उनके बारे में परसेप्शन बन रहा था कि लग रहा था कि पूरा राज्य ही एक तरीके से बेईमान और भ्रष्ट है, वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों पर किसी तरह का विश्वास नहीं किया जा सकता है। यही मैसेज लगातार जा रहा था। आज भी कहा सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल ने जब अपनी बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने साहब कहा कि भाई ये बताइए, इन्होंने जो है इनको जानकारी मिली कि साहब हर बूथ पे गड़बड़ी होगी, तो ये डेटा इनके पास कहां से आया कि हर बूथ पे गड़बड़ी होगी? आपने पूरे राज्य को गड़बड़ी, भाई कुछ संवेदनशील बूथ हो सकते हैं, हो सकता है कुछ जगह हो, लेकिन ये डेटा इनके पास कहां से आया कि सब जगह गड़बड़ियां होंगी? और आप पूरी राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर संदेह जाहिर कर रहे हैं। और डेटा उनके पास आया है कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो उनको उपलब्ध कराए, यानी वहां पर बीजेपी के नेताओं की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग फैसले कर रहा है, चुनाव आयोग तैनाती कर रहा है, नियुक्तियां कर रहा है, और उसी के आधार पर वो बूथों की सेंसिटिवनेस को वो तौल रहा है। ये आरोप लग ही रहे थे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी वो बातें सामने निकल कर आ गई हैं। बहरहाल देखते हैं, आज 11 बूथों पर फिर से मतदान हो रहा है। काफ़ी धांधली की शिकायतें आई थी, हालांकि ज़्यादातर बूथों पर जहां बीजेपी ने शिकायत की थी अमलेंदु जी, ज़्यादातर जगहों पर वहीं चुनाव पुनर्मतदान कराए गए हैं। टीएमसी ने जिन जगहों पर किए थे उनमें बहुत कम जगहों पर पुनर्मतदान हो रहा है। हाँ, नहीं, ये तो पहले ही समीर जी समझा सकता है, यही तो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। यही तो कहा जा रहा है बार बार, विपक्ष यही बात कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से चुनाव आयोग जो है वो काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जहां जहां बीजेपी ने शिकायतें की वहां आप करा दे रहे हैं पुनर्मतदान, लेकिन जहां शिकायतें तृणमूल कांग्रेस की है वहां आप पुनर्मतदान नहीं करा रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन खैर वहां जो 11 बूथों पर, 2 सीटों की 11 बूथों पर यहां पर पुनर्मतदान हो रहे हैं और वहां लाइनें लगी हैं, लोग फिर से गए हैं मतदान करने के लिए, लेकिन वहां भी मशीनें खराब दिखाई पड़ रही हैं। कई घंटे लोग इंतजार किए हैं। अभी हालांकि अभी मतदान सुबह जब शुरू हुआ होगा 7 बजे, तब से लेकर अभी 5 घंटे ही बीते हैं, लेकिन वहां पर किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। कुछ वहां जो मतदान करने के लिए गए हुए थे लोग, मतदाता, उन्होंने ये शिकायतें मीडिया के सामने अपनी बताई भी हैं, किस तरीके से वहाँ ईवीएम मशीनें ख़राब हैं, वोट नहीं डाल पा रहे हैं, घंटों लाइन में लगे हुए हैं। सुन लेते हैं कुछ मतदाताओं की शिकायतें, क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन इधर बीच आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जो स्ट्रांग रूम है, यानी जहां पर ईवीएम मशीनें और बैलेट पेपर्स को सुरक्षित रखा गया है, उनकी निगरानी किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता रातों दिन कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। पहले जहां पुनर्मतदान हो रहे हैं वहां कुछ मतदाताओं की बातें सुनते हैं। सर, आधा घंटे से ऊपर इधर हम खड़ा है, अंदर से बोल रहे हैं मशीन कोई प्रॉब्लम है, आ रहा है, मतलब आ रहा है, आधा घंटे से ज्यादा हो गया, अभी कोई आया नहीं और वोट भी नहीं चालू हुआ। हम लोग उनको हम पूछते हैं तो आप लोग बोल दीजिए, नहीं तो हम वापस चलेंगे, वोट होना नहीं होगा। तो आधा घंटे से अभी खड़ा है, आधा घंटे से ऊपर खड़ा हो गया, ऊपर से बोल रहा है 2 मिनट, कभी बोलता है 10 मिनट, कभी बोलता है 2 मिनट, अभी आएगा, कोई आंसर नहीं दे रहा है। क्या होगा कि नहीं होगा तो बोलना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, फिर भी यही समस्या। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रोशिंद्र बारिक। तो यहाँ पर 15 बूथों पर, हमने शायद 11 बताया, लेकिन 15 बूथ हैं, 11 मगरहाट सीट पर हैं और
4 डायमंड हार्बर विधानसभा सीट है, इन 15 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं। काफ़ी कई जगहों पर ईवीएम मशीनें ख़राब होने की शिकायतें आ रही। केवल 15 बूथ पर मतदान कराने हैं, फिर भी ईवीएम ख़राब है। इससे समझ में आता है कितनी तैयारी है, क्या कुछ है। लेकिन कुछ जगहों पर तो काफ़ी और गंभीर शिकायतें आई हैं अमलेंदु जी। हाँ समीर जी, काफ़ी गंभीर शिकायतें आई हैं और सबसे ज़्यादा शिकायतें जो आ रही हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद होने की आ रही हैं। और आज सुबह भी समीर जी, ये 12/7 है, वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर शनिवार सुबह उस समय काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया जब सीसीटीवी कैमरे को लेकर जो थे वो आरोप लगे। और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नारायण गोस्वामी, उन्होंने दावा किया कि सुबह 4:05 से और 8:22 के बीच सीसीटीवी सिस्टम बंद रहा और वो सूचना मिलते ही तुरंत स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे और मामले पर उन्होंने आपत्ति जताई। हालांकि चुनाव आयोग ने जो है इन आरोपों का खंडन किया और कहा है कि केवल डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो बंद हो सकता है और रिकॉर्डिंग में कभी कोई बाधा नहीं आई है। इसके बाद क्षेत्र में काफ़ी तनाव बढ़ गया, जिसको लेकर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई। यानी करेला वो भी नीम चढ़ा, पहले सीसीटीवी बंद कर दिए गए, फिर तनाव बढ़ा तो केंद्रीय बल भेज दिए गए। यानी चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बातें जो है वो ये इस तरीके की सामने आई हैं समीर जी। तो यहाँ पर बंद भी कर दिया जाएगा और आप उसकी शिकायत ना दर्ज कर पाए, आपको पता भी न चल पाए, उसका भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है कि वहाँ सीआरपीएफ को लगा दिया गया है। अच्छा, एक बात जी हाँ समीर जी, यहाँ सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि उसके कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया। और टीएमसी चैलेंज दे रही है कि अगर ये कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आखिर वो बंद हैं और 4-4 घंटे तक बंद हैं। इसी को लेकर अभी कल किस तरह से हंगामा हुआ था, यानी शुक्रवार की रात को, बृहस्पतिवार की रात को वहाँ पर ममता बनर्जी भी गई और घंटों वहाँ बैठी रहीं स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम में अब इतनी शिकायतें आ रही हैं अभी तक मतदान के स्तर पर, यानी क्या अब किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर स्ट्रांग रूम वो जगह है जहाँ पर मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को और बैलेट बॉक्स जो होते हैं उन सबको लाकर रखा जाता है और ये तभी खुलते हैं, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में, निगरानी में रहते हैं। इनको जब खोला जाता है तो ये जितने वहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, यानी जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उन सीटों पर, उनकी देखरेख में, उनके प्रतिनिधियों की देखरेख में ही खोला जाता है। ऐसा नहीं होता कि अधिकारी अकेले जाकर और खोल के वहाँ कुछ भी कर लें। यही हुआ था परसों, जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ अमलेंदु जी। वहाँ ममता बनर्जी भी पहुंची थी और मुख्य चुनाव अधिकारी का तर्क था कि हमने सबको बताया, कोई नहीं आया तो फिर हम अपना करने लगे, वहाँ हमने खोल के उसको मैनिपुलेट करने लगे। हाँ, तो इसका हाँ, और इसी तरीके से बाद में कह भी देंगे कि काउंटिंग तो हमने खुद ही कर ली, कोई आया ही नहीं। काउंटिंग भी कर ली और लगा के सेंट्रल की फोर्सेस जो है रोक दिया जाएगा आने से। और उसके बाद कह दिया जाएगा काउंटिंग तो हमने कर ली चूंकि कोई आया ही नहीं। तो ये इस तरीके से समीर जी, काउंटिंग जो ये स्ट्रांग रूम है, इनकी निगरानी जबरदस्त हो रही है। जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, ये शशि पांजा हैं, इस समय मिनिस्टर हैं वहां की सरकार में, ममता बनर्जी मंत्रिमंडल की सदस्य हैं। लगातार वहां पर तमाम नेता हर एक स्ट्रांग रूम की जबरदस्त निगरानी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, बिल्कुल तू डाल में पात वाली स्थिति है कि आप वहां पर सीसीटीवी बंद कर देंगे और अंदर ही अंदर क्या कुछ होगा किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। बहरहाल एक बार देखते हैं वहां पर सुरक्षा अधिकारियों के साथ शशि पांजा की क्या बातचीत हो रही है। तो ये है वहाँ पर स्ट्रांग रूम में, और इन सारी चीज़ों के बाद, घटनाओं के बाद, वहाँ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी काफ़ी सतर्क वहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या स्ट्रांग रूम के भीतर भी कुछ गड़बड़ी करने की साजिश की जा रही है, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है, विपक्षी दलों का आरोप है। बिल्कुल समीर जी, विपक्षी दलों का आरोप है और अकेले टीएमसी का नहीं, अन्य दलों का भी आरोप है कि इस तरह की गड़बड़ियाँ करने की कोशिशें की जा रही हैं। और सीधा आरोप जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से काम कर रहा है। अब कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो चुनाव आयोग जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन विपक्ष का आरोप यही है। और चुनाव आयोग की गतिविधियां जिस तरीके की सामने आ रही हैं उससे ये विपक्ष के आरोपों को एक बल मिलता हुआ नजर आता है। सवाल ये है कि कोई भी किसी तरीके का नया आदेश जो है वो सब अपर कार्यकारी अधिकारी आप कह सकते हैं, जो एडिशनल एक तरीके से जो सीईओ है
उसकी तरफ से जारी किया जा रहा है। भाई चुनाव आयोग की तरफ से कोई आदेश जारी क्यों नहीं हुआ? जिस पे सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है वो सीधा सीधा केंद्रीय चुनाव आयोग का आदेश नहीं है, वो वहाँ के राज्य के जो अपर मुख्य अधिकारी हैं उनका आदेश है। तो यानी कभी कोई आदेश जारी कर दे रहा है, कभी कोई आदेश जारी कर दे रहा है। तो इसको लेकर जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये आरोप और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर आरोप ये लग रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। और ये है कि ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है, ये दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। हाँ, वहां नहीं हो रहा है जहां बीजेपी को ये सब करने से कुछ फायदा होगा। ये भी देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि यहां पर केरल से शिकायत या तमिलनाडु से ऐसी शिकायत नहीं आ रही है, लेकिन असम से भी आ रही है, पश्चिम बंगाल से तो लगातार आ ही रही हैं। असम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं गौरव गोगोई, वो भी ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर क्या कुछ कर रहा है। वहाँ भी असम में भी स्ट्रांग रूम में बहुत कुछ धांधली करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर तो राज्य सरकार भी अपनी है, केंद्र सरकार भी अपनी है, कहने ही क्या है, चुनाव आयोग को कुछ करने में दिक्कत भी नहीं हो रही है। विपक्ष के ऊपर वो आरोप लगा ही देगा कि आप हार रहे हैं इसलिए आप अपनी खींच निकाल रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति हैं गौरव गोगोई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं उनको। हम असम में यही देख रहे हैं, विभिन्न हमारे जो रिमोट इलाके हैं वहां पर बीजेपी की कार्यकर्ता न सिर्फ अब स्ट्रांग रूम में, लेकिन पहले भी जब जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन भी। तो बात यह आती है कि केंद्रीय चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग और उनकी जो पूरी जो प्रशासनिक जो उनका ढांचा है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। बार बार हम विपक्षी दल के नेतागण, प्रतिनिधिगण ये बात उठा रहे हैं और ये साफ साफ पता है कि भाजपा अब अपने काम के बल पर इलेक्शन जीत नहीं सकती, चोरी के द्वारा ही वो अपने आप को बचाना चाहती है। तो ये वहाँ भी हो रहा है कि स्ट्रांग रूम में बीजेपी कार्यकर्ता बड़े आराम से उनको एक्सेस मिली हुई है, वो जा रहे हैं जैसे मतदान के समय वो वहाँ पर पोलिंग बूथ्स पर जा रहे थे। अब ये क्या चीज़ें हैं, आखिर ये सब चीज़ें चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिखाई पड़ रही हैं? क्या पूरी तरीके से छूट दे रखी है भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेताओं को, उसके कार्यकर्ताओं को कि जो मन चाहे आप वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कहीं कोई रुकावट भी नहीं है? बिल्कुल समझिए, सत्तारूढ़ दल के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। और अच्छा, कल कई विजुअल जो हैं वो इस तरीके के जारी हुए कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता आम मतदाताओं को पीट रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं और केंद्र के जो बल जो हैं वो खामोशी के साथ खड़े हुए सब तमाशा देख रहे हैं। इस तरीके के विजुअल्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हम उनकी पुष्टि नहीं करते हैं चूँकि सोशल मीडिया के हैं, हमारे अपने विजुअल नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर विजुअल हो रहे हैं और उन पर चुनाव आयोग ने अभी तक फेक का जो है वो ठप्पा भी नहीं लगाया कि ये फेक है। अपने सीसीटीवी फुटेज पे तो लगा दिया कि फेक है, ये फेक है, आपने बस लगा दिया, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल होना उस पर किसी पे भी फेक का जो है वो नहीं लगाया। तो इसलिए उनको सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया तो अब सीसीटीवी फुटेज बंद करके ही अब अपना जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। 4-4 घंटे तक अब कह रहे हैं बाहर डिस्प्ले नहीं होगा, बाहर डिस्प्ले नहीं होगा। शशि पांजा की हम लोगों ने कल ही दिखाई थी कि इसी नियम बदला है जब ये इतना हंगामा, कल हंगामा हुआ, उसके बाद ही क्या इसके बाहर जो है मतलब बाहर डिस्प्ले नहीं होगा ताकि उसको कोई भी देख सके। तो भैया ऐसे छिपाने का इसमें क्या है कि इसको कोई भी देख सके। इसका मतलब कि विपक्ष के आरोप सही है कि अंदर कुछ गड़बड़ियां हो रही थी और बाहर सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया। आज भी सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ है। इसीलिए समझिए जो खुदीराम इंटरनेशनल क्या है उस पर उसका जो सेंटर था, हाँ, तो उसके अधिकारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। उनका ट्वीट है वो हम लोग देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस का, और आप बता सकते हैं कि वो क्या शिकायत है। बिल्कुल, तो तृणमूल कांग्रेस ने वहां क्या शिकायत दर्ज कराई है और क्या कुछ कहा है उसको हम लोग देखते हैं। ये चुनाव आयोग को, और उसमें ये खुदीराम अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें पोस्टल बैलेट कवर की अनधिकृत छंटनी के आरोपों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। ये पत्र दिया है तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या होता है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एहतियात बरता है कि अब वो
सीसीटीवी फुटेज को ही कुछ जगहों पर बंद कर दे रहा है और उनका डिस्प्ले जो है यानी आप उसको बाहर नहीं दिखा सकते हैं, ये उसने नियम बना दिया है। अब पूरी तरीके से ये लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये भी समझा जाए अमलेंदु जी कि जो अभी तक एग्जिट पोस्ट बता रहे थे कि बम्पर जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या एग्जिट पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है कि ये सब भी अभी उसको करना पड़ रहा है चुनाव आयोग के जरिए? हाँ बिल्कुल सभी जी, इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं है और ज्ञानेश कुमार पर भी भरोसा नहीं है। भाई एग्जिट पोल आपने जिस तरीके से करवाए हैं, तो अगर इन एग्जिट पोल को आपको सही करवाना है तो ज्ञानेश कुमार जी पे दबाव डालिए कि उसको ठीक करवाएं एग्जिट पोल को। इसका मतलब सभी जी ये समझा जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि वो बुरी तरीके से बंगाल में हार रही है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय बलों की समीजी तैनाती की गई है उसको लेकर सवाल तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, और चुनाव आयोग जो रोज रोज अपने नियम कायदे कानून बदल रहा है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ ही रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कि आप रोज नियम बदल रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ मतदान के समय भी और मतदान के बाद भी जिस तरीके से वो शिकायतें आ ही नहीं रही हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं, वो बहुत हैरान करने वाली है। संजय राउत है शिवसेना के नेता सांसद, वो कह रहे हैं कि ये नई बात नहीं है, हर चुनाव में ईवीएम के साथ ईवीएम टैंपरिंग की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है और चुनाव आयोग बाकायदा बिल्कुल ऐलानिया वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं रहता है बल्कि उसके लिए काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। सुनते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। ईवीएम की गड़बड़ी देश में हर जगह हो रही थी, महाराष्ट्र में हो गई, आसाम में हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक है इसलिए रीपोलिंग हो रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी चुनाव आयोग के भ्रष्ट कारोबार के साथ संघर्ष कर रही है, तो उनको रीपोलिंग करनी पड़ी। चलो तो वहां पर जागरूक है तृणमूल कांग्रेस के, हो हर जगह रहा है। हालांकि ये भी सवाल है कि आखिर आप क्यों नहीं जागरूक हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग जागरूक हैं तो वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अमलेंदु जी, हम लोगों को भी याद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यही जागरूकता दिखाई गई थी उत्तर प्रदेश में और लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाई पड़े, उनका असर दिखाई पड़ा। रातों दिन वहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें वहां भी शुरू से ही आ रही थी। और तो कहा भी था अखिलेश यादव ने कि असली लड़ाई हमारी मतदान तक नहीं है बल्कि मतदान से लेकर और काउंटिंग के बीच जो समय है, असली लड़ाई, असली चुनौती हमारे सामने वो है, और उसका असर दिखाई पड़ा था। बिल्कुल समझिए, उसका असर दिखाई पड़ा। और ममता बनर्जी ने तो खुद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी और अपना वीडियो जारी करके ये कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर लूं तब तक कोई भी मतगणना स्थल से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि जब तक कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर लें तब तक नहीं जाएगा। इसका मतलब कि आशंकाएं पूरी हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ियां करेगा, उसको रोकने के लिए आपको मतगणना स्थल पर बने रहना है, एक एक वोट के लिए लड़ना है। और ये भी कहा उन्होंने कि ये भी ध्यान रखना है कि मतगणना करते समय आपके वोट बीजेपी में ना गिन दिए जाएं। और ईवीएम मशीनों में यही घपले किए जाते हैं कि मालूम पड़ता है कि 700 वोट आपके निकले और 300 निकले दूसरे के, तो पलट दिया, 300 वाले में 700 जमा कर दिए, 700 वाले में 300 जमा कर दिए। तो ये बहुत तरीके से ध्यान रखना है, ये ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर समीर जी कहा है। तो ये इसका मतलब सतर्क तो वहाँ है, निश्चित तौर पर सतर्कता देखी जाती है कि किस तरीके से बंद होता है सीसीटीवी और पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी खुद 4 घंटा जाकर के जो थी वो वहां रहीं स्ट्रांग रूम में देखने के लिए गड़बड़ियां क्या क्या हो रही हैं। तो इसका मतलब सतर्क तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सतर्कता ठीक है, लेकिन अब चुनाव आयोग कितना सतर्क है, क्या वो निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना कराने के लिए तैयार है? ये आरोप बहुत सारे हैं। केंद्रीय ऑब्जर्वर्स जो भेजे जा रहे हैं वो किस लिए भेजे जा रहे हैं, जब आपके पहले से ही केंद्रीय माइक्रो ऑब्जर्वर हर टेबल पर मौजूद हैं, बिल्कुल उसके बावजूद आपको जो है सुपर ऑब्जर्वर भेजने की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्यों भेजे जा रहे हैं? और पहले से ऑब्जर्वर मौजूद हैं जो चुनाव के दौरान है, तो स्पेशल मतगणना के लिए ऑब्जर्वर भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल। बिल्कुल, ये सारे गंभीर सवाल हैं वहाँ पर। और चुनाव आयोग की जो कह लें कि उसको उसकी निष्पक्षता है और उसकी क्रेडिबिलिटी है, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। एक पार्टी के लिए वो अपनी पूरी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको क्यों दांव पर लगा रहा है। और यहाँ पर बात केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नहीं है, बल्कि इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की बात है
जिस संस्था पर इतने बड़े चुनाव की, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और वहाँ सीधे सीधे ये आरोप लग रहे हैं। किसी एक राज्य में नहीं आरोप लग रहे हैं, ये हर राज्य में, हर उस राज्य में आरोप लग रहे हैं जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं या विपक्षी दल वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और यही नहीं, इस हैरान करने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी वो लगातार चुनाव आयोग के पक्ष में दिखाई पड़ रही है। चाहे स्ट्रांग रूम में जो कुछ हो रहा उसको लेकर कल हम लोगों ने देखा था और यहाँ पर दिखाया भी था उन विजुअल्स को कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर ममता बनर्जी को रोक रहे हैं, जो वहां पर इस समय मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वहां से प्रत्याशी हैं उस जगह से। हाँ, उस जगह से, और उनको रोका जा रहा है जाने से। तो ये आप समझ सकते हैं। अच्छा भाई, सवाल ये है कि ममता बनर्जी को अगर शिकायत है, बीजेपी को शिकायत क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, भाई बीजेपी को कहीं शिकायत क्यों नहीं हो रही है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती है? आप अगर ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं तो भाई ममता बनर्जी पर आरोप लगाते समय आप ये भी कहिए, तृणमूल पे आरोप लगाते समय कि भाई गड़बड़ियां हो रही है, चुनाव आयोग भी गड़बड़ कर रहा है। तो आपको चुनाव आयोग पे जब भरोसा है और आप टीएमसी पे आरोप लगा रहे हैं तो आपको ये ऐसे कैसे है? और जिस तरीके से अब ज्ञानेश कुमार को वो भारत रत्न देने की मांग भी होने लगी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो हिमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के, वो मांग कर चुके हैं उनको दिया जाए। और कल हम लोग सुना वो अग्निमित्रा पॉल हैं बीजेपी की एक नेता, वो बड़ी बधाई दे रही हैं ज्ञानेश कुमार जी को और चुनाव आयोग को। तो जब इतनी बधाई दे रहे हैं भाई, तो आपको चिंता नहीं है तो फिर काहे किसी को रोक रहे हो जाने से? आपका काम तो कर ही रहा है ना चुनाव आयोग। बिल्कुल, वहां पर कि क्या है, लेकिन ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है सरकार के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करता दिखाई पड़ रहा है। विपक्षी दलों का ये आरोप है और चुनाव आयोग इन आरोपों को अपने ही कामों से, अपनी ही जो कार्यशैली है उसके जरिए इसको प्रूव भी कर रहा है, साबित भी कर रहा है। बहरहाल, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक झटका जरूर दिया है कि आप केवल केंद्र सरकार के ही कर्मचारी क्यों नियुक्त करेंगे, वहाँ राज्य सरकार के भी कर्मचारी होंगे और मुख्य भूमिका में राज्य के कर्मचारी होंगे, वो एक झटका माना जा सकता है चुनाव आयोग को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के झटकों से उसके ऊपर कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है, ये हम लोगों ने लगातार देखा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल किया कि आपको अधिकार नहीं है कि आप एसआईआर कराएं, उसने कहा हमको अधिकार है और हम कराएंगे। और मामला अभी चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट मामला भी चल ही रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही समीजी 27 लाख वोट तो काट दिए गए। मतलब वो 27 लाख वोट तो वो हैं जो अपने डॉक्यूमेंट लेकर घूम रहे हैं, जिनके नामों में जो तार्किक विसंगतियां थी वो, और ट्रिब्यूनल तक जिनको यहाँ था। बाकी तो 91 लाख वोट जो है कुल मिलाकर कटे हैं। तो ये है। और आज भी समीजी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है, तो वो तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो चुनाव की तरफ से एक तरह से हथियार डाल दिए गए तुरंत, ताकि कोई प्रतिकूल टिप्पणी ना आ जाए। तो कह दिया गया कि सबसे बड़ा जो है राज्य का अधिकारी है चुनाव मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अधिकारी जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है उसमें सरकारी कर्मचारी कहा गया, उसमें राज्य केंद्र की बात नहीं है। हालांकि कपिल सिब्बल का कहना यह था कि इन्होंने केवल केंद्र के कर्मचारी लिए हैं। तो सवाल ये भी उठ सकता है कि राज्य के कर्मचारी क्यों नहीं लिए, लेकिन चूंकि वो कानूनन चीज है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कर्मचारियों में भेद नहीं किया सकता, राज्य सरकार क्यों या किसी के भी हो। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव आयोग को लताड़ ही है कि आप एक को चुन रहे हैं, दूसरे को नहीं चुन रहे हैं। हालांकि कपिल सिब्बल की बात नहीं मानी गई कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी लीजिए और केवल केंद्र के ही नहीं लीजिए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चुनाव आयोग ने कह दिया कि जो मुख्य अधिकारी है, रिटर्निंग अफसर है, सबसे ज्यादा अधिकार उसी के हैं और वही जिम्मेदार है, वो राज्य सरकार का ही अधिकारी है। तो इसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया कि चूंकि ये कह रहे हैं, इसको रिकॉर्ड पर लिया जाता है। और 13 अप्रैल का आपका जो सर्कुलर है, आप उसका अक्षरशः पालन करेंगे। कपिल सिब्बल की यही मांग है जी। तो ये एक झटका जो है वो चुनाव आयोग को लगा कि आपको वही बात जाकर कहनी पड़ी जिसके लिए याचिका दायर की गई थी। ये है ये चीजें कि किस तरीके से वहां पर एक यानी अपना जो नियम खुद बनाया हुआ था चुनाव आयोग, उसी से वो एक अलग चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उस पर चलिए, और वही मांग थी वहां पर तृणमूल कांग्रेस की, जिसकी तरफ से पेश हुए थे कपिल सिब्बल। बहरहाल, उस जो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की, जो बात कही है उसको लेकर और जो कुछ चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में कर रहा है उसको लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। देखिए, मतलब मैं सच कहूं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समग्रता में चीजों को देखना चाहिए था। जो वहां से विजुअल्स आए हैं, जिस प्रकार की लैंग्वेज बोली जा रही थी, जो चुनाव आयोग की भूमिका रही है, इसको
एकांगी दृष्टिकोण से देखने से लोग नहीं समझ सकते। बेहतर होता कि एक जो आशंका है एक बड़े मतदाता वर्ग में, उस आशंका को मतगणना के दिन निर्मूल किए जाने की कोशिश अगर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से होती तो वो एक बेहतर नजीर होता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अमलेंदु जी। उसकी चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं कि आखिर आचार संहिता लगी हो, आचार संहिता लगी हो या ना लगी हो, लेकिन जो बातें, जो भाषा वहाँ पर बोली जा रही थी, कोई संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग ने कि क्या कुछ कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो सरकार से डर रहा है, सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहा है, या फिर वो सीधे सीधे सरकार के लिए काम कर रहा है। सरकार के लोग चाहे जो करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, विपक्ष का आरोप तो यही है कि सरकार का ही काम कर रहा है चुनाव आयोग, और सरकार के लिए ही जो है वो काम कर रहा है। तो ये विपक्ष का आरोप है, और ये ठीक है समीर जी, ये देखा भी जा रहा है कि भाई जिस तरीके की गतिविधियां चुनाव आयोग के सामने आती हैं और जिस तरीके के आप लगातार आदेश जारी कर रहे हैं, तो आप विपक्ष के आरोपों को सच साबित करते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है विपक्ष के आरोपों को जो है नकारते हुए नजर आते हो। तो ये समीर जी देखा जा सकता है, तो इस बात समझा जा सकता है कि गतिविधियां जो हैं चुनाव आयोग की वो संदिग्ध तो निश्चित तौर पर हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए बहुत खतरनाक इस तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये लगातार जो आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में किस तरीके की ये जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि मिली भगत दिखाई पड़ रही है बीजेपी की और चुनाव आयोग की, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आसाम में भी ये शिकायतें लगातार आ रही हैं कि आसाम में भी वहाँ किस तरह से स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की जा रही है, मतदान के दिन भी किस तरह से धांधली की गई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी माफ कीजिएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता सीधे स्ट्रांग रूम तक पहुंच जा रहे हैं। अभी यही बात कह रहे थे गौरव गोगोई। बिल्कुल यही बात कह रहे थे गौरव गोगोई। और समीर जी, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिली भगत से धांधलियों की बात केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही है, असम में भी हो रही है, और वहाँ भी इसकी तैयारियाँ पूरी हैं। वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बोरशेला विधानसभा क्षेत्र है असम का, वहाँ से रिपिन बोरा, उनकी एक बैठक है, वो अभी हम लोग सुनेंगे। आज वहाँ बैठक बुलाई गई 4 तारीख की मतगणना की तैयारियों के लिए, और उनका जो कहना है वो भी हम लोग सुनेंगे। और ये तैयारियाँ पश्चिम बंगाल में भी अच्छे तरीके से हो रही हैं, तमिलनाडु में भी हो रही हैं, वहाँ भी तैयारियाँ हो रही हैं। हालांकि तमिलनाडु में तो बीजेपी ही चुनाव पर लगा रही थी। जिस दिन पोलिंग थी वहाँ हम लोगों ने सुनवाया भी था कि वो अन्नामलाई जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे थे कि हमने मतलब बीजेपी ने प्रदर्शन किया है चुनाव आयोग के खिलाफ। तो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन तमिलनाडु में तो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, पश्चिम बंगाल में, असम में नहीं कर रही है। वहाँ उसको बिल्कुल सही ट्रैक पे जाते दिख रहे हैं, इसलिए कि वहाँ तमिलनाडु में चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है ऐसा कुछ जो पश्चिम बंगाल और असम में कर रहा है, क्योंकि वहाँ उसको कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बीजेपी को कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो ये अब तो मतलब ये दुरभिसंधि के सीधे सीधे जो चुनाव आयोग और बीजेपी की दुरभिसंधि के आरोप लगते हैं, ये सामने दिखाई पड़ते हैं। किरण रिजिजू कह ही चुके थे कि हम लोग तो नहीं आते हैं चुनाव आयोग, इसका मतलब ये है कि हमें आने की आवश्यकता है क्या है, हमारे लिए काम। चुनाव आयोग को पता है कि क्या करना चाहिए। नहीं, पता नहीं है। वहाँ एक चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो चुका है, एनडीए में। इसका मतलब कहने का यही समझा जा सकता है। जो इसका अर्थ निकालना चाहे राजनीतिक तौर पर, यह अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र है। अब इसका अर्थ ये हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की गतिविधियां आती हैं उस पर यह आरोप तो विपक्ष के सही साबित होते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना। क्या चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को निभा पा रहा है, ये एक यक्ष प्रश्न खड़ा है समीर जी। बिल्कुल, तो सुन लेते हैं कांग्रेस उम्मीदवार असम में जो रिपुन बोरा हैं क्या कह रहे हैं। आज जो ऑब्जर्वर्स का जो मीटिंग हो रहा है, बाघेल जी, शिवकुमार जी सब लोग आ रहे हैं, तो किस तरह का चुनावी जो नतीजे निकलने के 2 दिन के बाद, तो क्या देख रहे हैं माहौल पूरा? नहीं, इसको माहौल तो ऐसा है, आज तो मीटिंग मेनली ये है जो काउंटिंग 4 तारीख को जो काउंटिंग होना है वो काउंटिंग सही ढंग से हो, कोई काउंटिंग में मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि अभी बीजेपी ने ये काउंटिंग में मैनिपुलेट करने के लिए वो लोग कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। हम लोग का कुछ डाउट है, और जहां में नेक टू नेक कॉन्टेस्ट होगा और जहां में मार्जिन बहुत कम रहेगा बीजेपी और कांग्रेस का, उसी में वो लोग मैनिपुलेट करेगा, जैसे दूसरा स्टेट में किया है, जैसे बिहार में किया है, जैसे छत्तीसगढ़ में किया है, मध्य प्रदेश में किया है आगे। तो इसीलिए उसको कर नहीं पाएगा, उसको प्रिकॉशन लेने के लिए
आज यही मीटिंग बुलाया गया है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल का नतीजा देखिए, ये बायस्ड है, ये करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत एग्जिट पोल हुआ है लेकिन वो वास्तव नहीं हुआ है। तो वहाँ पर तैयारियां, मतदान काउंटिंग के समय क्या, किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी, उसकी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल भी भरोसा नहीं है चुनाव आयोग के ऊपर विपक्षी पार्टियों को, चाहे वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस हो पश्चिम बंगाल में, असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। सवाल उठा रहे हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। वहाँ होने चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी होंगे जब वहाँ पर केंद्रीय पुलिस बल होंगे। ऐसा नहीं होता है। नैना बंदोपाध्याय हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता है और उम्मीदवार भी हैं। वो क्या कुछ कह रही हैं, बहुत सारे सवाल उठा रही हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उनको लगाने की क्या ज़रूरत है। और सही भी है, जो तस्वीरें अमलेंदु जी ये आ रही हैं, या जो मतदान के पहले की जो तस्वीरें आ रही थी, वो ऐसे दिखा रही हैं कि जैसे कोई मतलब युद्ध क्षेत्र हो। वहाँ हम लोग देखे थे ईरान वगैरह से भी ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही थी कि इतनी तैनाती कहीं पर की गई हो। वहाँ से नहीं आई, युद्ध क्षेत्र से ऐसी तस्वीरें नहीं आई समीर जी, और पूरे देश से इस तरीके की तस्वीरें नहीं आई। कश्मीर से भी इस तरीके की तस्वीरें नहीं आती हैं। कश्मीर में भी सड़कों पर ऐसे टैंक नहीं उतारे जाते हैं। यहाँ तो टैंक उतार दिए गए और होमगार्ड के जवानों की तरीके से एनआईए लगा दी गई। मतलब सीटी बजाते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरीके से देखा जाए तो काम कर रही है एनआईए जी। तो ये मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा केंद्रीय जो अमला है वो लगा दिया गया कि जाओ किसी भी तरीके से कैप्चर बंगाल करके आओ जी। तो ये लगाया गया समीर जी, यानी खुलेआम अगर कहा जाए इसको राजनीतिक भाषा में, तो जाओ और जाकर वोटों की जगह दी डालो, यही है। वरना इतना केंद्रीय बलों की क्या आवश्यकता थी कि एनआईए भी जाकर लगा दी जाए। तो ये अगर चुनाव आयोग अकेले कर रहा है तो चुनाव आयोग को इनके जवाब देना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यही नैना बंदोपाध्याय जो पूछ रही हैं कि भाई आपने सुरक्षा का इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है आपने सुरक्षा का इंतजाम किए, लेकिन आपको बंगालियों पर इतना विश्वास क्यों है जहां आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं संभाल सकती, वहाँ के लोग मतदान नहीं करा सकते, वहाँ के लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी लाएंगे और पैरामिलिट्री फोर्स को लाएंगे। सुनते हैं नैना बंदोपाध्याय इतनी बड़ी जो फोर्स डिप्लॉय की गई है उस पर सवाल क्यों उठा रही हैं। लेकिन वहाँ पर चुनाव आयोग पर इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ा, पर वजह जो थी वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। मतदान के वक्त भी और अभी मतगणना की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें भी दिखाई पड़ रही है कि स्ट्रांग रूम में क्या कुछ धांधली की जा रही है। सुन लेते हैं नैना बंदोपाध्याय को। इतिहास में देखा नहीं गया कि आर्मर्ड व्हीकल स्ट्रांग रूम के बाहर है, क्या कहेंगे? अरे ये अच्छा लग रहा है दिखने में, लेकिन मुझे ये आप बता दीजिए 2500 सेना को इधर लाया गया। अच्छा है, कोई बात नहीं, आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से इलेक्शन हो, लेकिन ये जो गाड़ियां आए हैं हमको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग फिल्म में देख चुके हैं और टीवी में देख चुके हैं, कहीं कश्मीर में कहीं कहीं घूमते हैं हम लोग देख चुके, अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन आप हमको बताओ कि क्या जरूरत था, क्या जरूरत था? हमारी शांत बंगाल में आप लोग ये सब लेके घुस रहे हो, किसको डरा रहे हो? हम लोग डरते हैं क्या? बंगाल में जो लोग रहते हैं हम लोग डरते नहीं है, ये सब हम लोग का डर नहीं लगता। हमको देखने में अच्छा लग रहा है, ये अच्छा ही है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए। लेकिन ये सब जो आप लोग कर रहे हो और आप लोग चाह रहे हो कि ये सब देख के हम डर जाए, हम फिर आएंगे। अगर हो बस हो चले तो हम लोग रात भी जगेंगे यार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग है रास्ते में है, गाड़ी लेके क्या करो लोग, गाड़ी लगाओ, अच्छा से करो, अच्छा लग रहा है। संसाजिए रेखेছে सब। दीदी मगराहाट और डायमंड हार्बर में रीपोलिंग का ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन, ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना है, वो तो खूब अच्छा लगा, अच्छा वोट हुआ, शांत वोट हुआ, ऐसा वोट हम लोग कभी नहीं किया है, इतना इतना बोल रहे थे। तो रीपोल तो पहले भी हो चुका है, तो रीपोल कर रहे हो तो दिस इज द माइनस पॉइंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, नॉट आवर्स। आप लोग जो कर रहे हो करो, उसमें क्या है। फिर जनता निकलेंगे, फिर दीदी को वोट देंगे। जो है, जो करते हैं, जो सुख दुख में है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी हर इंसान की सुख दुख में है। एसआईआर के चलते हम लोग 6 महीने रास्ते में रहे, हम लोग इतना खटे हैं,
आप हमारी जो मेहनत है 6 महीने की मेहनत, और भी हम लोग को 1 साल करीबन लग जाएगा, क्योंकि जो जो लोगों का नाम नहीं चढ़ा है वो लोगों का नाम हम लोग चढ़ाएंगे। हम लोग वादा करके आए हैं, तो वो लोग नाम भी हम लोग चढ़ाएंगे। तो जो 6 महीने का खटनी है उसको आप लोग ईवीएम को टेम्परिंग करके लेके जाओगे और हम लोग होने देंगे। 2 लाख से ज्यादा सेना तो वहाँ इतनी बड़ी संख्या में कह रही हैं नैना बंदोपाध्याय कि ये सब पश्चिम बंगाल के लोगों को डराने के लिए ये व्यवस्था की गई है। हालांकि अब क्या फ़र्क पड़ा है उससे क्या नहीं, लेकिन मतदान की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि इन सब के बावजूद कोई बहुत फ़ायदा बीजेपी को हुआ नहीं है। हाँ, बीजेपी को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है इतने सब के इस्तेमाल, और ये तो इसी से समझा सकता है कि अगर आपको फ़ायदा हो गया होता तो मतगणना से पहले और चुनाव संपन्न होने के बाद ये बार-बार नियम बदलने और इस तरीके की हरकतें करने की आवश्यकता थी नहीं। हालांकि अमित शाह जी कह चुके हैं कि वो 4 मई को बंगाल में नहीं होंगे, तो इसका मतलब पहले ही वो स्वीकार कर चुके हैं कि 4 मई को बंगाल में करने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि दबाव चुनाव आयोग के ऊपर हो कि भाई, लेकिन कहे हैं कि पैरामिलिट्री जो है वो 2 महीने रहेगी। हाँ, 2 महीने 60 दिन तक रहेगी। तो भाई चुनाव आयोग को तय करना है कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी, लेकिन आप बता रहे हैं कि 2 महीने तक रहेगी, तो इसका मतलब बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो अमित शाह जी के मातहत ही काम करता है। और ये दिखाई भी पड़ रहा है समीर जी, जिस तरीके की चीज़ें सब सामने आती हैं, जिस तरीके के विजुअल सब सामने आते हैं, चुनाव आयोग के कामकाज सब सामने आते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि शायद अमित शाह जी के ही मातहत जो है वो ज्ञानेश कुमार जी काम कर रहे हैं। ये लगता है। क्या वो दिखाई पड़ रहा है भाई उनके फैसलों को कि पैरामिलिट्री कब तक रहेगी, कितनी संख्या में रहेगी, ये सब वो बता रहे हैं। तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब समझा जाए कि चुनाव आयोग क्या, और कह दे रहे हैं कि हम उल्टा टांग के लटका देंगे, लेकिन चुनाव आयोग उनकी इस भाषा पर आपत्ति भी नहीं जता पा रहा है, उनको एक नोटिस तक नहीं दे पा रहा है। कोई नोटिस नहीं किसी भी तरीके का, और कैसे नोटिस दे देगा जी। और मोदी जी को भी नोटिस नहीं है कोई, जबकि शिकायतें की गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ भी और हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी, तो तमाम शिकायतें। लेकिन वो ठीक है, जो बीजेपी की तरफ से शिकायतें आएंगी उसको तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन जो खड़गे को नोटिस मिल गया, हाँ खड़गे को नोटिस मिल गया, तो खड़गे को नोटिस मिल गया, लेकिन बाकी किसी को कोई नोटिस नहीं। तो दूसरों की शिकायत होगी उस पर कोई नोटिस नहीं जाएगा। ये है मतलब बीजेपी के नेताओं को नोटिस नहीं जाएगा, ये चुनाव आयोग ये बताता है कि वो बीजेपी के नेताओं को नोटिस नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? अब फिर इन्हीं सारी चीज़ों से विपक्ष के आरोप पुख्ता हो जाते हैं कि वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। बहरहाल जिस तरीके से अब आज कई जगहों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं, 15 बूथों पर हो रहे हैं, उन बूथों पर बहुत सारी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अभी 4-5 घंटे की पोलिंग हुई है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि इन 15 बूथों पर भी ठीक से मतदान कराने के इंतज़ाम चुनाव आयोग के पास नहीं है। सुनते हैं कुछ मतदाताओं की जो शिकायतें हैं, क्या कह रहे हैं कि वो लाइनों में खड़े हैं, कहीं मशीनें ख़राब हैं, कहीं कोई वजह है और मतदान रुका हुआ है। सुन लेते हैं कुछ मतदाताओं को। सर क्या कहेंगे? हम 1 घंटे में खड़ा है यहाँ, बोलता है मशीन खराब टेक्नीशियन आएगा, अभी तक नहीं आया। कब होगा कब नहीं होगा क्या जाएगा, हम लोग वापस चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अब्दुल रहमान। तो वहाँ पर क्या करें, घंटों खड़े हैं, खड़े रहने के बाद फिर वापस चले जाएंगे, और यही ऐसे चल रहा है। और ये केवल एक जगह नहीं, बल्कि वो जो 15 बूथ हैं लगभग सभी जगहों पर ये स्थिति वहाँ चल रही है। और ये स्थिति चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी लगा रखे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखे हैं, व्यवस्था इतनी की है, लेकिन जो मतदान जिस ईवीएम से कराना है उसकी व्यवस्था नहीं है कि आखिर असली काम तो उसी का है। बिल्कुल बिल्कुल, असली काम उसी का है, और उसकी कोई इंतज़ाम नहीं है। और बाकी इंतज़ाम क्या है ये इसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसको लेकर भी आपने ठीक है सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की है, बहुत अच्छी बात है, आपने सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की है, लेकिन क्या इस सुरक्षा व्यवस्था के जरिए ही सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिशें, आरोप यही लग रहे हैं। जिस तरीके से आपके ऑब्जर्वर्स आपने बनाकर भेजे, उन ऑब्जर्वर्स ने वहाँ क्या किया, इसको लेकर सवाल तो है ही समीर जी। तो ये जो जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास इन सवालों के क्या जवाब हैं, ये सब आता है। अब जिस तरीके से वो जो सीसीटीवी कैमरा बंद होने की बात थी, कुणाल बंदोपाध्याय और शशि पांडा जाकर धरने पर बैठे, अब उस पर जो जवाब आया वहाँ के सीईओ का पश्चिम बंगाल के, और उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपने कह दिया साहब हमने तो मेल कर दिया था, तो सवाल उठ रहा है कि आपने कहा मेल कर दिया था तो अगर कोई नहीं पहुँचा तो आपने खोल क्यों दिया? बिना कैंडिडेट्स की उपस्थिति के, जब सारे कैंडिडेट अनुपस्थित थे, आपने बैलेट बॉक्स खोल कैसे दिए? और यही सवाल उठते हैं समीर जी कि आपने जब अनुपस्थिति में बैलेट बॉक्स खोल दिए तो आपने बैलेट बॉक्स के साथ क्या कोई छेड़छाड़ की?
अगर ये आरोप लगता है कि छेड़छाड़ की गई तो इसका वहाँ के सीईओ के पास क्या जवाब होगा? बिल्कुल। तो इसका कोई जवाब नहीं है कि नहीं हम ईमानदार। अरे ठीक है, आप ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आपने सबको बुलाया क्यों नहीं अपने सामने? ईमानदारी तो तब होती ना कि आप सबको सामने बुलाते। बिल्कुल। तो ये बेईमानी के जो आरोप लग रहे हैं तो ये समीर जी है। बिल्कुल, वहाँ पर बेईमानी के लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग अपने को निष्पक्ष बताता हुआ चुनाव करा रहा है, मतदान करा रहा है। मतदान हो चुके हैं, आज कुछ जगहों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं, यानी रीपोलिंग हो रही है। पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके की मुस्तैदी बढ़ा दी है तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में और उधर असम में कांग्रेस पार्टी ने, वो दिखा रहा है कि चुनाव आयोग की गतिविधियों पर इन दलों को कितना ज़्यादा अविश्वास है। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और ये भरोसा न होना ये बहुत बड़ा जो है विश्वसनीयता का संकट है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, और सिर्फ संवैधानिक संस्था नहीं है चुनाव आयोग समीर जी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था इस मामले में है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र का दारोमदार जो है वो एक तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि उसका जो काम है वो यही है कि आपको स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना है, और लोकतंत्र का मूल आधार ही ये चुनाव है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये इसको जो लोकतंत्र है वो यही है। तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है, और यही चुनाव आयोग अगर भ्रष्ट हो जाए, यही चुनाव आयोग अगर एक पार्टी के एजेंट की तरीके से काम करने लग जाए, उसके ऊपर ये आरोप लगे, इतना ज़्यादा अविश्वास पैदा हो जाए कि उसके एक एक आदेश पर, उसकी एक एक चाल पर जो है पूरे देश की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आपत्तियां उठने लग जाएं, तो फिर ये संदेह जो है केवल चुनाव आयोग के ऊपर नहीं, इस देश के लोकतंत्र के ऊपर भी संदेह पैदा हो जाता है। बिल्कुल, और ये खतरनाक स्थिति है। कल हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का वो ट्वीट दिखाया था कि ये केवल जो तस्वीरें स्ट्रांग रूम की लगाई थी, पोस्ट की थी तृणमूल कांग्रेस ने, कि ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक संकेत है, ये क्या कुछ कर रहा है, ये देश की पूरी व्यवस्था को खत्म कर देगा। यहाँ पर आप जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि मतदान हो, और जो व्यक्ति जिसको मतदान करना चाहता है, जिस पार्टी को, जिस भी लीडर को, वहाँ वो मतदान, उसका वोट पड़े। लेकिन यहाँ पर तो यही हो रहा है कि वो सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि सारे मतदान, सारे वोट जो है वो बीजेपी को पड़े, ऐसा विपक्षी पार्टियाँ आरोप लगा रही हैं, और ये होते हुए हम लोग लगातार देख रहे हैं। बहरहाल एक बार वो भी दृश्य देखते हैं किस तरीके से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जा रही है। बड़े बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस से उसमें लगे हैं, खुद ममता बनर्जी लगी हुई हैं, शशि पांजा बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, वो खुद भी वहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं, क्योंकि जब कल वहाँ स्ट्रांग रूम वाली खबर आई थी तो बड़ी देर तक धरने पर बैठे रहे कुणाल घोष और शशि पांजा। तो कल भी शशि पांजा ने जाकर जो चुनाव आयोग है उससे वहाँ समीर जी मुलाकात की है, और ये उठाया उन्होंने कि भाई कि जो कैमरे लगे हुए हैं इनकी जो है सही से सुरक्षा की जाए, और इसको जो मतलब जो राजनीतिक दल हैं उनके बैठने की अनुमति है, जो जहाँ पे वहाँ पर ये कैमरे हों, वहाँ दिखाई पड़े, क्योंकि जो नया आदेश आया एक तरीके से समीर जी चुनाव आयोग का, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, और ये सवाल जो है बहुत गंभीर हैं, और इसलिए जो मतलब शक पैदा हो रहा है, खासतौर से शशि पांजा जो कह रही हैं कि जो गतिविधियाँ हैं चुनाव आयोग की, उसको लेकर शक पैदा हो रहा है, चूँकि हमको सूचित नहीं किया जाता है और हमको देखने और जाँचने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, जो कि मिलना चाहिए कि वहाँ अंदर हो क्या रहा है। अभी जो थोड़ी देर पहले कैंडिडेट को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को तो वहाँ जाने की अनुमति होती ही है, आप उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं, उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं। और शशि पांजा ने अभी जो संवाददाताओं से बात की है समीर जी, उन्होंने कहा है कि जो परसों जो मुद्दा उठाया गया था वो यही था कि बाहर जो कैमरे लगे हैं जहाँ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठने की अनुमति है, तो स्ट्रांग रूम के दृश्य दिखा रहे थे, तो किसी विधानसभा क्षेत्र के सामने वाले गलियारे में हलचल हो रही थी, और हमने जब वहाँ हलचल देखी तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह नहीं बताया गया कि असल में हो क्या रहा है। तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बताया कि उस समय हो क्या रहा है? जब धरना हो गया, सब कुछ चीजें हो गई, इतना ज्यादा बवाल हो गया, तब आप कह रहे हैं कि हमने बैलेट बॉक्स खोले थे, उनकी छटनी कर रहे थे, तो भाई छटनी आपने सबकी मौजूदगी में क्यों नहीं की? हम लोग सुन लेते हैं शशि पांजा को क्या कह रही हैं। परसों वाली विषय ये थी कि बाहर जो आपको जहाँ पे हमारे राजनीतिक कर्मी बैठ सकते हैं, वहाँ उन कैमरा जो दिखता है कि वो स्ट्रांग रूम के अंदर का तस्वीर है, तो वहां से एक कैमरा नंबर 17 में दिख रहा था कि कुछ लोग उस स्ट्रांग रूम में जो 7 असेंबली सेगमेंट है, उस सेगमेंट, वही स्ट्रांग रूम के सामने कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में बैठे कुछ काम हो रहा है। तो संदेह तो हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को खबर नहीं है ये क्या काम हो रहा है, और ये जो काम हो रहा है क्यों राजनीतिक दल के
प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, क्योंकि वहां गुलाबी रंग के जो एनवेलप दिख रहे थे वो सब पोस्टल बैलेट है। तो वहां गिनती हो रही है या उसको विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग सजाया जा रहा है। ये तो हम लोग कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रहेगी कि राजनीतिक दल के हर पार्टी के सदस्य को खबर कि आप लोग आइए, बैठिए और देखिए ये काम हो रहा है। तो आज उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो पोस्टल बैलेट्स और कहीं गिरे हैं, क्योंकि पोलिंग पर्सनल के तो है वो, तो और जो गिरे अब वो आए, तो वो रात 1 बजे से हम लोग के लोग अलर्ट थे, क्योंकि उस 9 बजे बोले था रात शाम को आएंगे, वो नहीं हुआ। 1 से 2:30 बजे तक वेट करे, फिर जब चले गए वो सुबह 4 बजे घुस रहा है। 7 ट्रंक पोस्टल बैलेट्स और एक शायद अनपोल्ड है बोल रहे। ये अब उस समय कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं है, तो और वो उस कमरे में घुसाया गया जहां सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी और राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में उसको घुसा के उस कमरे को बंद किया गया। अब कहा जा रहा है कि वहां सीसीटीवी लगेगी, तो अर्थात वो कमरा फिर खोला जाएगा। तो हम लोग बोले हैं हम लोग को खबर देने के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहेंगे, माने इलेक्शन एजेंट या जो भी कैंडिडेट है रहेंगे, उनकी उपस्थिति में उसको निकाला जाएगा, सीसीटीवी का काम होगा, फिर ये ट्रंक सब अंदर ले जाएगा। प्रोसेस बहुत माने डिफिकल्ट और जटिल कर रहे हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। तो ये क्या कुछ कर रहे हैं और उसमें किस तरीके से, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बिना किसी राजनीतिक दल के लोगों के गए वहाँ पर उसको खोल दिया गया, उस बैलेट बॉक्स को, और खोल दिया गया। तो अमलेंदु जी अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं या उनके उम्मीदवार हैं या उनके नेता हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अब नहीं हुई तो फिर आरोप तो विपक्ष के सही है ना। उनको दिक्कत नहीं हुई, और कहाँ आप इतना आरोप लगा रहे थे कि ममता दीदी ने ऐसा कर रखा है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। हाँ, तो वो बिल्कुल निश्चिंत है कि बैलेट बॉक्स खुल गए, उन्हें कोई चिंता की बात ही नहीं है कि बैलेट बॉक्स जो हो रहा है उन्हीं के लिए हो रहा, तो इसका नहीं है। लेकिन समीर जी, जो हम लोगों ने अभी बीच में भी कहा कि सतर्कता केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बाकी और राज्यों में बढ़ती जा रही है। और आज वहाँ गुवाहाटी में कांग्रेस के प्रत्याशियों को बुलाया गया है, उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गौरव गोगोई हैं वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ चुनाव को लीड कर रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है कि अच्छा चुनाव लड़े हैं और जनादेश चुरा ना लिया जाए, इसके लिए हम अपने प्रत्याशियों को सतर्क कर रहे हैं। तो उनको भी हम लोग सुन सकते हैं कि गौरव गोगोई क्या रहे हैं। बिल्कुल, असम में भी बिल्कुल सतर्कता बरते हुए है विपक्ष, और इसलिए बरते हुए कि चुनाव आयोग जिस तरह से मतदान के बाद अब स्ट्रांग रूम में भी उसको विपक्षी दलों को आशंका है कि वहाँ वो गड़बड़ कर रहा है, तो ये सतर्कता विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से बढ़ाई हुई है। सुन लेते हैं गौरव गोगोई को। No, today I think is a very important day because after 2 days there is going to be counting, and we have to ensure that all efforts by the BJP to steal the mandate of the people of Assam has to be resisted with all might and full force. We have already raised several complaints in the past, none of which have been acted upon, but only thanks to the acute preparations of the Congress party, we've managed to block many of the efforts of the BJP party workers, and therefore we are telling our candidates and to be vigilant, and we are grateful for the presence of our senior observers. Former Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Baghel ji is here, Deputy Chief Minister of Karnataka D.K. Shiv Kumar will be joining us. We have senior Jharkhand leader Bandhu Tirki ji, and also a senior delegation of AICC leaders will be coming to the state today and tomorrow, and they will be appointed in respective districts to ensure that counting is done in a fair and transparent manner. So, key 3 things that you'll be discussing today in this meeting? Well, that we cannot share with you. As I've said, I think it's an important meeting, and we are confident of getting an extremely positive result on the 4th of this month. तो यहाँ पूरी तरह से सतर्क है। असम में भी वहाँ भी आशंकाएं बनी हुई है कि चुनाव आयोग
गड़बड़ कर सकता है। मतदान के समय भी पवन खेड़ा, माफ़ कीजिएगा, गौरव गोगोई कह रहे थे कि वहाँ पर स्ट्रांग रूम में कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा मतदान के समय भी शिकायतें आई। बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग के पास भेजी गई, लेकिन उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो सब स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब उसके लिए महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और वहाँ जो टीएमसी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की रखवाली करते दिखाई पड़ रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐतिहासिक किस्म का है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ऐतिहासिक किस्म का है। और ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब पप्पू यादव हैं, निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई केवल सुखोई राफेल जो है ये तैनात किए जाने चाहिए बंगाल में सुरक्षा के लिए, और कुछ नहीं। मतलब एक तरीके से बहुत तगड़ा कटाक्ष जो है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से टैंक उतार दिए गए हैं और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, तो कह रहे हैं कि भाई केवल सुखोई और राफेल जो है इनको तैनात किया जाए, इससे कम जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बंगाल में नहीं होनी चाहिए। यानी मजाक बनाकर रख दिया है। कश्मीर में भी आप जो इस तरीके के वहाँ तैनाती नहीं करते हैं जिस तरीके से आपने पश्चिम बंगाल में जो है वो केंद्रीय बलों की तैनाती की हुई है। हालांकि कश्मीर में भी वो तैनाती उस तरीके से गलत है। आप पूरी तरीके से एक जो है मिलिट्री स्टेट बनाकर छोड़ दें किसी राज्य को, अगर आप किसी मसले का राजनीतिक हल नहीं निकाल पा रहे हैं। समीर जी, किसी राजनीतिक मसले का हल निकालने के लिए सेना को उतारना या अर्धसैनिक बलों को उतारना सरकार की नाकामी का द्योतक है कि सरकार नाकाम हो गई है, उसके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं बची है किसी मसले का हल करने का, और इसीलिए चुनाव आयोग विफल साबित हुआ है कि आप ठीक तरीके से काम नहीं करा पा रहे हैं, स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तभी आपको इस तरीके से केंद्रीय बलों को उतारकर जो है सेना की छावनी के तरीके से मजबूर होना पड़ रहा है। या आप मजबूर नहीं हो रहे हैं बल्कि आप इसके जरिए कोई गड़बड़ी करना चाहते हैं। बिल्कुल, इसको लेकर सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन तंज कसा है। पप्पू यादव ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, चुनाव आयोग को सलाह दी है, लेकिन ये जो सलाह वो दे रहे हैं ये बता रहा है कि चुनाव आयोग अपने ही देश में अलग अलग राज्यों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। एक बार सुन लेते हैं पप्पू यादव को क्या कह रहे हैं। कुछ कहना ही नहीं, बस रिफेल बाकी था, सुखोई विमान बाकी था, टैंक बाकी था, हुरबुस से बस एक ठो अब्राहम लिंकन का जो बड़ा लगा हुआ पानी पोत उसको ले आना था। मेरे ख्याल से ममता दीदी के ऊपर एक ठो रिफेल साथ साथ चलाना था, बस हो गया। एनआई चला ही गया था, 28,000 एनआई को ले आए, वहां से उठा लिए मणिपुर से, और ईडी सीबीआई हो गया। उनका जो डायरेक्टर था, जो उनका पार्टी का काम करता था, उसको जेल भेज दिया, और 30 अप्रैल को ईडी डायरेक्टर ने कहा इसको जेल में रखने की जरूरत नहीं, छुट्टी, अब बेल दे दिया। भैया इतना आतंक दुनिया में, वर्ल्ड में मैंने आज तक नहीं देखा। मैं किताब लिखूंगा दुनिया के हिस्ट्री में। मैं कभी जिस दिन सरकार में आऊंगा सबसे पहला डिमांड होगा इस चुनाव आयोग को जहां रहेगा वहां फांसी इसके कुकर्म का। यह मैं आपको डिमांड है, मेरा आपको बता दूं। और एक लाइन में समझ लीजिए, मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। सभी जगह पैसे से महिला बेल अथी दे दी, वोट दे दी, आसाम में दे दिया, छत्तीसगढ़ में दे दिया, तेलंगाना में दे दिया, बिहार में दे दिया, तो क्या कहते हैं झारखंड में दे दिया। दीदी 9,000 महिलाओं को 1,500 2,000 करके रुपया 15 सालों से दे रही है, और 21 साल के स्टूडेंट को 1,800 रुपया दे रही है। मतलब सब जगह पैसा देने पर महिला दे दिया, यहाँ महिला नहीं देगी। दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती तो उससे कह रहे हैं कि वो अमेरिका वाला अब्राहम लिंकन ला के यहाँ लगा देना चाहिए, वही कमी रह गई। तंज का बहुत बड़ा किया है अमलेंदु जी, और चुनाव आयोग के एक तरीके से कहा जाए कि मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा तमाचा है समीर जी। और निश्चित तौर पर आप जिस तरीके से कहा था 28,000 एनआईए के आपने कर्मचारी जो हैं वहाँ आपने लगा दिए, यानी जहां आतंक दिल्ली में जो बम फट गए उसमें तो एनआईए की 28,000 की तैनाती नहीं हुई। मणिपुर में अभी तक एनआईए नहीं गया,
लेकिन यहाँ आपने चुनाव में 28,000 जो थे वो NIA के आपने तैनात कर दिए। मतलब होमगार्ड के जवानों की तरीके से जो थे वो NIA के अधिकारी जो थे वो खड़े हुए ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल, वहाँ पर इस तरीके से या पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्तर पर तैनात कर रखी थी, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और जो सुरक्षा बल हैं वो वहाँ पर तैनात रहेंगे, उसको लेकर कह रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जो कहा कि इसके बावजूद वहाँ पर जीत किसकी हो रही है, वो ममता बनर्जी की हो रही है, और इसलिए कि उन्होंने 15 साल में जो कुछ किया है। लेकिन अगर वास्तव में यही परिणाम आते हैं जिसकी संभावना जताई भी जा रही है, तो फिर अरविंद केजरीवाल का वो सवाल भी बड़ा एक तरीके से प्रासंगिक हो जाता है कि फिर क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। अब देखना है, बहुत दिन नहीं रह गए हैं। 4 मई को यानी परसों ही मतगणना होगी और पता लग जाएगा कि जो कुछ किया है चुनाव आयोग ने, बीजेपी ने वहाँ पर पैरामिलिट्री के ज़रिए, केंद्रीय बलों के ज़रिए, उन सब का असर क्या कुछ होता है। क्या वहाँ की जनता जो कुछ अपना जनादेश देना चाह रही थी वो देने में समर्थ हुई है या नहीं हुई है, आ जाएगा सामने और रहेगी हमारी नज़र। लगातार आपको अपडेट बने रहना है तो आप देखते रहिए DB लाइव। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।